प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं और आपका भी पेपर हिस्ट्री है, क्या आपका भी पेपर हिस्ट्री है, आपका भी पेपर इतिहास है और आप चाहते हैं इतिहास की परीक्षा में इस बार ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि 2027 एग्जाम के लिए टकराने वाला ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि इतना ज्यादा खतरनाक ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं ना बाबू कि 100% टकराने की आपका गारंटी है। क्या है? 100% टकराने की गारंटी है। तो यदि आप चाहते हैं पूरा में से पूरा नंबर लाना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो चलिए प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बताते चलिएगा कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उत्खनन किया गया था। तो सभी बच्चे याद रखिएगा किस टीले का उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 2 नंबर का, तो सिंपल है बाबू, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। तो किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे 3 नंबर का दिया गया है। सिंपल है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां पे उत्खनन करवाया था। आपको नहीं पता है जी कि दयाराम साहनी जो उत्खनन करवाए थे कहां पे करवाए थे? हड़प्पा पे सर्वप्रथम उत्खनन करवाए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं उतना प्रश्न पढ़ करके जाइएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा माहौल सेट हो जाएगा। और कहते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, यह जन्म बार बार नहीं मिलता, जिंदगी में मिल जाते हैं लाखों लाखों लोग, पर सच्चा दोस्त बार बार नहीं मिलता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा बताइएगा 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बारात, जिसे कि हम लोग बंदरगाह कहते हैं, तो बंदरगाह कहाँ से मिलता है? मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो गोदी बारा है, क्या है जो गोदी बारा है, ये याद रखिएगा बंदरगाह एक ही था जो कि क्या है लोथल है। क्या है? लोथल एक बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा और बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि लोथल कहाँ स्थित है। तो चलिएगा हमारे पास प्रश्न भी आ गया है 5 नंबर का, सिंपल लगाते चलिएगा कि लोथल कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप याद रखिएगा लोथल जो है ना बाबू गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितना प्रश्न बता रहे हैं पूरा का पूरा आपका एग्जाम में छपेगा। इस बार आप हिस्ट्री में 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। तो सभी बच्चे याद रखिएगा मिलजुल करके यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो जो था ना बाबू सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे दिया गया अगला जो 7 नंबर का, तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग बताइएगा यहाँ पे कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों सबसे पहले इसको हम बोलेंगे 100 स्टार पहले ही लगा दीजिए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा न छोड़ो, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाइएगा। और 8 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया और इसको बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। आपको नहीं पता है जी कि रावी नदी के किनारे में जब भी बात कर लिया जाए ना बाबू हड़प्पा को याद रखेगा। क्या है? हड़प्पा को। और एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु सभ्यता कहें, दोनों एक ही का नाम है, तो याद रखेगा, ठीक है। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और बताइएगा 9 नंबर का जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया और कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं आप जरूर बताने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारे पास प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं। तो याद रखेगा दोस्तों विशाल स्नानागार या अन्नागार के बारे में बात कर लिया जाए, दोनों विशाल स्नानागार या अन्नागार के बारे में बात कर लिया जाए तो हमेशा मेरे प्यारे प्यारे दोस्त याद रखिएगा कहां से मिला है बाबू, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है जी? मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 10 नंबर
का प्रश्न दिया गया है। तो चलिएगा बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंसी के साथ अपना स्टडी कीजिएगा कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि रख हौसला और मंजर भी आएगा। क्या रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो चलिएगा बताइएगा कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो काम किया था सबसे पहले किस राजा ने किया था। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अजात शत्रु वह ऐसा राजा था जो फूट डाल करके राज करने का काम सबसे पहले किया। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं गया, सभी का सभी पूछा हुआ है। तो जितना बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पे आने वाला विदेशी यात्री कौन था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो आप इसका सही आंसर क्या कीजिएगा, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकोलो कोंटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आंख मूंद करके सही कीजिएगा। विनोद जितना बता रहे हैं उतना केवल पढ़िए ना जी, इस बार एग्जाम में पूरा का पूरा माहौल सेट हो जाएगा। और उसके बाद बताइएगा 13 नंबर में कि गुप्त राजवंश के शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता। मतलब गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन, ए बाबू भारत का नेपोलियन को सबसे पहले हैंड स्टार लगाइए ना जी, कई बार एग्जाम में पूछ दिया है। तो भारत का नेपोलियन याद रखिएगा, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो जितना बता रहे हैं उतना आप समझिए ना, रामबाण आपके लिए है। क्या है जी, याद रखिएगा आपके लिए रामबाण साबित होगा। और यदि आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 सही करना, आप जितना वीडियो हम दे रहे हैं उतना पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, और बताइएगा 14 नंबर में कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपको नहीं पता है जी कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध जीता गया था किसके द्वारा जीता गया था, पांडव के द्वारा जीता गया था। और कौरव जो है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को यहाँ पे परास्त हो गए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 15 नंबर का प्रश्न दिया गया, बताइएगा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए हमारा मनुस्मृति जो है उसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया था, याद रखिएगा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट है और 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और बताइएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। आपको नहीं पता है जी कि महाभारत का जो समय था, महाभारत का क्या था, महाभारत के जो समय था उस समय किस भाषा का वर्चस्व था, तो संस्कृत भाषा का वर्चस्व था। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिए आप सबसे एक प्रश्न यहाँ पे रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि महाभारत की रचना किसने किया था, किसने किया था। आप जरूर सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा, साथ में अपना नाम लिख दीजिएगा और अपना जिला लिख दीजिएगा। हम सभी के कमेंट को लाइक करेंगे। और बताइएगा 17 नंबर में कि पुराणों की संख्या कितने हैं। मेरे प्यारे बच्चों पुराणों की संख्या, और एक चीज और पूछे कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। दोनों का दोनों याद रखेगा 18 होता है। क्या होता है, दोनों का दोनों 18 होता है। क्योंकि जब भी हम बताते हैं इस चीज को जरूर बताते हैं क्योंकि दोनों का दोनों बिल्कुल सिमिलर है और एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। तो चलिएगा लगाइएगा दोस्तों कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। बाबू आपको नहीं पता है जी कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म का ये 2 संप्रदाय है। क्या है, 2 संप्रदाय है। तो इसका जो संबंध है बाबू जैन धर्म से, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो होता है श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं और दिगंबर जो होता है बिना वस्त्र के रहते हैं। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आप बताइएगा कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है। देखिए त्रिपिटक का संबंध याद रखिएगा बाबू बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है जी, बौद्ध धर्म से है। और लगाइएगा और बताइएगा, अपने आंसर को देने का प्रयत्न कीजिए।
कीजिएगा कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो देखिए बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग था, क्या अष्टांगिक जो मार्ग था उसमें कौन सा सिद्धांत नहीं था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो इसका सही आंसर सभी बच्चे कीजिएगा, सम्यक चरित्र नहीं था। क्या था? सम्यक चरित्र नहीं था। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाइएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा। तो चलिएगा बाबू बताइएगा कि अकबरनामा की रचना किसने की है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपको नहीं पता है जी कि अकबरनामा की जो रचना की गई है किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा बाबू किसके द्वारा की गई है, अबुल फजल के द्वारा की गई है। तो जब भी परीक्षा में आए ना कि अकबरनामा किसने लिखा है तो अबुल फजल को आप सही कीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिएगा गोलू आप बताइएगा 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। देखिए कुतुब मीनार के निर्माण के शुरुआत के बारे में बात कर लिया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका शुरुआत करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ना बाबू, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 23 नंबर का, तो सिंपल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो देखिए रजिया सुल्तान के बारे में बात कर लिया जाए तो रजिया सुल्तान जो थी किसकी बेटी थी, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश की, क्या है, इल्तुतमिश की बेटी थी, डॉक्टर थे रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है, बताइएगा कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था। तो अकबर के द्वारा हम लोग जानते हैं कि दीन ए इलाही की शुरुआत किया गया है, तो कब किया गया था, 1582 में। कब है, 1582 में, 1582 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बाबू, एग्जाम में आपको टॉपर बनाएगा। तो टॉपर बनना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको तभी फायदा होगा। और बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एग्जाम में बाबू प्रथम युद्ध कई बार पूछा गया, 100 स्टार। तो सबसे पहले हम लगाना यहाँ पे चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबू कब हुआ था, 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से भी होगा आप इसी को लॉक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 26 नंबर का दिया गया है, तो चलिएगा दोस्तों, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों हम्पी जो है ना जी, क्या है, विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी, राजधानी है। क्या है जी, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, जो कि कर्नाटक में होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम्पी मतलब याद रखिएगा। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 27 नंबर का दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप चलिएगा बताइएगा यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, यह जो स्थापना किया गया था 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर बुक्का दो भाई थे, दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था। उसके साथ ही साथ बताइएगा कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था। एग्जाम में कई बार पूछा गया, स्टार आप जरूर लगाइएगा कि तलवंडी जो जन्म स्थान था नानक का जन्म स्थान था। किसका जन्म स्थान था, नानक का जन्म स्थान था। एग्जाम में मोस्ट यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद 29 नंबर में आप लगाते चलिएगा तो बताइएगा 29 नंबर प्रश्न का इसका सही आंसर क्या होगा कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने करवाया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो करवाया था किस संत के द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा रामानंद के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, छोटू ए हो जाएगा। इसी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई देख रहे हैं, बहन देख रहे हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है और बताइएगा कि मेगास्थनीज कौन था। देखिए मेगास्थनीज के बारे में जब भी बात कर लिया जाए तो मेगास्थनीज जो क्या था, एक राजदूत था। क्या था, एक राजदूत था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे बताइएगा 31 नंबर में कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा था ना बच्चों, याद रखिएगा अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में, अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ से डी होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया। तो सिंपल है बाबू कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। तो देखिए विजयनगर के जो शासक थे वे लोग अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे, राय कहते थे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा
आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आइन ए अकबरी के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितने भागों में विभक्त है जी, तो आप लोग याद रखिएगा 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो जो भी संतोष भैया आपको बता देते हैं उसको रट लीजिएगा और बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे विनोद कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। देखिए मुगल का जो प्रशासन था उसमें जिला को, डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से जाना जाता था, तो डिस्ट्रिक्ट को उस समय सरकार कहा जाता था। क्या कहा था? सरकार। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 35 नंबर का दिया गया मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप पैसेंस बना करके रखिएगा और बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा कि किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह विशेष रूप से जाना जाता है। तो किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह को विशेष रूप से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह को विशेष रूप से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दीन ए असर का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है, याद रखिएगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। और बताइएगा दोस्तों हमारे पास जो 37 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर आप बताने का प्रयत्न कीजिएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। आप सभी बच्चे जानते हैं कि शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण किया गया, तो इसमें तो बताने की कोई बात ही नहीं क्योंकि हर बच्चा शुरुआत से ही जानता है। और उसके बाद हमारे पास 38 नंबर का प्रश्न दिया गया है, तो सिंपल है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि क्या हो गया, साइज में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है। तो चलिए आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे क्या होता है, 38 नंबर का प्रश्न है और एक बार क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ताजमहल, ठीक है। तो चलिए हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारे पास प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा भारत का सबसे अंतिम मुगल सम्राट के बारे में बात करते हैं तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर भारत का सबसे अंतिम मुगल सम्राट था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया यहाँ पे क्या है, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 39 नंबर का कि अकबर ने टोडर मल को दीन ए असरफ कब नियुक्त किया था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कब नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा कब नियुक्त किया गया था, 1582 में नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 40 नंबर का दिया गया है तो सिंपल है, इलाहाबाद जिसे कि हम लोग प्रयाग कहते हैं, प्रशस्ति की रचना किसने की। इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। याद रखिएगा इसके द्वारा हरि सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हरि सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सांची का जो स्तूप है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बी होगा। आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है तो सिंपल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 43 नंबर का कहने का मतलब 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है तो सिंपल है दोस्तों, याद रखिएगा कि अकबर के काल में कर निर्धारण की सबसे प्रचलित प्रणाली कौन थी। तो देखिए अकबर के समय में कर निर्धारण के सबसे प्रचलित प्रणालियों के बारे में बात कर लिया जाए तो जब्ती थी। कौन थी? जब्ती थी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया 44 नंबर का तो सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। तो आपको आज एक ही चीज रखना है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में KDR के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हुआ, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया 45 नंबर का तो 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताइएगा कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो किस वर्ष घोषित किया गया था, तो याद रखिएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू उतना पढ़ करके जाइएगा क्योंकि जो भी आपको लिए क्वेश्चन लाते हैं पूरा रिसर्च के साथ क्वेश्चन लाते हैं। और बताइएगा कि कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था। आपको नहीं पता है जी कि कृष्णदेव राय के बारे में बात
करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किस वंश का शासक था? तो तुलुक वंश का शासक था। किस वंश का? तुलुक वंश का शासक था। और आपको सिंपल सा याद रखना है, तुलुक वंश का शासक था और सभी का सभी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। और 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया है, क्योंकि कृष्णदेव राय जो है बहुत बड़े यहाँ पे क्या थे? रचनाकार थे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया और बताइएगा यहाँ पे प्यारे प्यारे आप लोग अपने अपने यहाँ पे आंसर दीजिएगा कि विजयनगर का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था। देखिए विजयनगर का जो पतन होने लगा था किस युद्ध के कारण होने लगा था? तो याद रखिएगा तालीकोटा का जब युद्ध हुआ उसी समय से विजयनगर साम्राज्य का पतन होना बाबू स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। और 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि इंडिका की रचना किसने की है? एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया, तो सबसे पहले कहेंगे ना हम आप लोग क्या कीजिएगा, रामबाण कर दीजिएगा आपके परीक्षा के लिए। तो देखिए इंडिका के यहाँ पे रचना किसने की है? मेगास्थनीज ने की है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हुआ, आप इसी को सही कीजिएगा। और आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास दिया गया है, तो चलिएगा प्यारे प्यारे बच्चों आप बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही सही आंसर। याद रखिएगा कि गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम क्या था? फाहियान था। क्या था? फाहियान था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा ना बाबू, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को दिल से बाबू इस तरह से लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपका फ्री में क्लास करवाते हैं, एक भी रुपया आपको देना नहीं होगा। और कमेंट करके बताइएगा, 2 कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। दूसरा कमेंट कीजिएगा कि किस विषय में आपको सबसे ज्यादा समस्या है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।